हेलो बडीज, वेलकम बैक। और मून नाइट एपिसोड नंबर 3 रिलीज हो चुका है और आप मेरे एक्साइटमेंट से देख सकते हैं। मून नाइट सीरीज तो ना, जैसा मैंने इसके प्रीवियस एपिसोड में भी कहा था, एपिसोड बाय एपिसोड ये सीरीज तो ना बेहतर से बेहतर होती जा रही है। हमें हर एपिसोड में कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ देखने को मिलती है जो कि हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। तो इस वीडियो में मून नाइट एपिसोड 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये वाला एपिसोड कैसा था, इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। तो लाइक नहीं किया, लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम सबसे पहले एपिसोड 2 का थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, जहाँ पे हमने ये देखा था कि कैसे ऑर्थर हैरो को वो वाला स्कैरब मिल गया था जिसकी वजह से वो अपने एमिट का टॉम्ब फाइंड कर सके, और उसका यही मिशन होता है उस स्कैरब की वजह से वो एमिट का टॉम्ब फाइंड कर सके और वहाँ से एमिट को रिलीज कर सके। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर मैं मार्क स्पेक्टर और मून नाइट की बात करूँ, उनका ये मिशन है, यानी कि कोंशु का, उन सब का ये मिशन है कि कैसे ऑर्थर हैरो को इस काम से रोकना, ये उन सब का मेन काम है। और इस एपिसोड की बात करें, इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है लाइला से, जहां पर हम ये देखते हैं वो एक लेडी के पास होती है और वहां पे वो अपना पासपोर्ट बना रही होती है। और यहाँ पर आप लोगों को पता लग ही होगा वो अपना पासपोर्ट यहाँ वीजा क्यों लगवा रही है, क्योंकि उसको भी इजिप्ट जाना है। हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि कैसे मार्क स्पेक्टर, हाँ यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, अब जो हमें देखने को मिला वो स्टीवन ग्रैंट नहीं है, ना कि स्टीवन ग्रैंट, वो है मार्क स्पेक्टर। जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि कैसे मार्क स्पेक्टर ने उसकी बॉडी में टेक ओवर कर दिया, और अब हमें वो मार्क स्पेक्टर ही देखने को मिल रहा है, ना कि स्टीवन ग्रैंट। और हमने लास्ट एपिसोड में ये भी देखा था कि कैसे स्टीवन ग्रैंट कोंशु की मदद से इजिप्ट चला जाता है, जहां पे एमिट का टॉम्ब है, और इसलिए लाइला भी अब इजिप्ट जा रही है, इसलिए हमें वो वाला सीन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ इजिप्ट में आ जाए, वहां पर हम देखते हैं कि ऑर्थर हैरो उसके साथियों को एमिट का टॉम्ब मिल गया है उस केबर की मदद से। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे वो अपने साथियों को वहाँ पर कह देता है इसको जगह को डिग अप करने के लिए जहाँ पर एमिट का टॉम्ब है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर मार्क स्पेक्टर देखने को मिलता है, जो कि लोगों के रूफ के ऊपर से फरांग कर जा रहा होता है तेजी में, क्योंकि उसको ऑर्थर हैलो का, यानी कि उसको एमिट की लोकेशन फाइंड करनी है। अब स्कैरब तो उसके पास है नहीं, वो तो अब ऑर्थर हैलो के पास है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं, यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है जिसको आप लोगों ने नोट किया होगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं जब मार्क स्पेक्टर जा रहा होता है, उसकी फाइट होती है 3 बंदों से जो कि ऑर्थर हैलो के बंदे होते हैं। वहाँ पर मार्क स्पेक्टर उनको ये कहता है मुझे ऑर्थर हैलो की, यानी कि जो टॉम्ब है एमिट का, उसकी लोकेशन बताने का, जहाँ पर वो इनकार कर देते हैं और हमें वहाँ पर एक एपिक फाइट देखने को मिलती है। अब यहाँ पर नोट करने वाली एक बात है कि मार्क स्पेक्टर ने उन तीनों आदमियों से एक ज़बरदस्त मोर्टर कॉम्बैट जैसी फाइट की, एक नाइफ से, जिससे एक ये चीज़ साबित होती है कि मार्क स्पेक्टर मून नाइट की, यानी कि जो उसका सूट है उसके बगैर भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट कर देता है, जो कि हमने देखी। और यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, हम ये देखते हैं कि कैसे उसको बार बार स्टीवन ग्रैंट, यानी कि जो स्टीवन है, उसको बार बार इंटरप्ट कर रहा होता है मिरर से, जैसे मार्क स्पेक्टर उसको करता था। और उसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं कि कैसे एक, जिस हमने एपिसोड 1 में देखा था कि एकदम से सीन चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है और हमें नया सीन देखने को मिलता है। वैसे हम यहाँ पर ये देखते हैं, हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर जो एकदम से वो तीनों आदमियों से फाइट कर रहा होता है, वो वाली फाइट खत्म हो जाती है, वो टैक्सी के अंदर बैठा होता है। वहाँ पर उस टैक्सी ड्राइवर से वो ये पूछता है कि तो मुझे कहाँ लेके जा रहा है, उससे ये कहता है एयरपोर्ट। और उसके बाद एकदम से फिर सीन चेंज होता है, वो ब्लैकआउट हो जाता है। हम ये देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर ने जो है नाइफ स्टैबर किया होता है उस आदमी के, मतलब जो तीनों आदमी होते हैं, और वहां पर वो एकदम से बिल्कुल परेशान हो जाता है, ये कर कौन रहा है, ना तो ये कोंशु कर रहा है, और वहां पर स्टीवन ग्रैंट ये भी बता देता है कि मैं भी ये नहीं कर रहा। अब यहाँ पर जो इस चीज के हमें काफी ज्यादा इशारे मिल गए हैं कि यहाँ पर एक तीसरी थर्ड पर्सनैलिटी भी है। यस, एक तो मार्क स्पेक्टर, एक स्टीवन ग्रैंट, और दूसरा यहाँ पर एक थर्ड पर्सनैलिटी भी है जो कि ये सब कुछ कर रही है। यहाँ पर अगर मैं उस थर्ड पर्सनैलिटी की बात करूँ, उसका नाम है जेक लोकरी। यस, यहाँ पर जेक लोकरी उस कैरेक्टर का नाम है। अगर तो आप लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी है, हमें इसके मून नाइट की थर्ड पर्सनैलिटी भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर है। अब यहाँ पर मैंने टैक्सी ड्राइवर का, तो आप लोगों का ज़हन उस प्रीवियस सीन की तरफ चला जाएगा जब वो टैक्सी में बैठा होता है और उस टैक्सी ड्राइवर से कुछ पूछ रहा होता है कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी वही वाली टैक्सी ड्राइवर है, मगर यहाँ पर हमें मून नाइट की तीसरी पर्सनैलिटी भी देखने को मिली है, जो कि जैसा कि मैंने आप लोगों को नाम बताया, जिसका नाम है जैक लोकरी। और यहाँ पर ये इसकी थर्ड पर्सनैलिटी है। और अगर मैं कॉमिक्स की बात करूँ, जहाँ पर ये टैक्सी ड्राइवर होता है और वहाँ पर इसका मेन मिशन होता है कि ना ये स्ट्रीट से लोगों की इंफॉर्मेशन गैदर करता है। और ये इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांस है कि जब मार्क स्पेक्टर उन तीनों आदमियों से फाइट कर रहा था, उसको बार बार में जो इंटरप्ट कर रहा था, यानी कि जो बार बार सीन चेंजेस हो रहे थे, एक लोकेशन से वो दूसरी लोकेशन जा रहा था, ये काम है 100% एक लोकरी का, जो कि इसकी थर्ड पर्सनैलिटी है।
और देखिए इसकी दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि यहाँ पर इसकी कोई भी थर्ड पर्सनैलिटी ना हो, ये सब कुछ काम कोंशू कर रहा है, वो उसकी पूरी बॉडी से टेक ओवर कर रहा है, मगर मुझे इसके चांसेस लगते हैं कि ये जेक लोकरी यानी कि इसकी थर्ड पर्सनैलिटी का भी काम है, जो कि हमें इसकी थर्ड पर्सनैलिटी अपकमिंग एपिसोड्स में जरूर देखने को मिलेगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे मार्क स्पेक्टर उन तीनों आदमियों से इंफॉर्मेशन निकालने में नाकाम हो जाता है। इंफॉर्मेशन इस मुतालिक कि एमिट का टॉम्ब कहां पर है वो तीनों आदमी उसको नहीं बताते और वहां पर एक आदमी तो बस सुसाइड भी कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे मार्क स्पेक्टर कोंशू से ये पूछता है कि अब कोई रास्ता है निकालने का, और उसके बाद कोंशू ये करता है, वहां पर वो एक ट्रिक अप्लाई करता है जिससे वो ये करता है सन को वहां पर वो ब्लॉक कर देता है। आप इसको लूनर इक्लिप्स भी कह सकते हैं अगर तो मैं गलत नहीं हूं तो। और यहाँ पर सन को ब्लॉक करने से वो एक मैसेज दे रहा है, जो एक तो कोंशू उसके अलावा वहां पर जितने भी गॉड्स हैं उनको मैसेज दे रहा है कि वहां पर पिरामिड्स के अंदर यानी कि पिरामिड्स ऑफ गाजा के अंदर एक मीटिंग अरेंज की जाए। और वहां पर हम उसके बाद यही देखते हैं कि कैसे बिल्कुल इजिप्ट पूरा डार्क हो जाता है क्योंकि सन तो उससे ब्लॉक कर दिया। दैट्स व्हाट हैपेंड इन लूनर इक्लिप्स। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे यहाँ पर मार्क स्पेक्टर उस पिरामिड के अंदर जाते हैं उस मीटिंग को करने, और वहां पर कोंशू उसके साथ नहीं जाता क्योंकि उसको ये कहता है ये लोग मुझे वहां से पहले ही निकाल चुके हैं, अब मैं दोबारा जाऊंगा तो हो सकता है ये लोग मुझे ट्रैप भी कर दें। और उसके बाद हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जब मार्क स्पेक्टर वहां पर उस टॉम के अंदर पहुंचता है और वहां पर हम देखते हैं कि हर गॉड का एक एक एवाटार वहां पे मौजूद होता है। एक तो मार्क स्पेक्टर है जो कि कोंशू का एवाटार है, उसके अलावा हमें वहां पर डिफरेंट एवाटार्स देखने को मिलते हैं जो कि डिफरेंट गॉड्स के होते हैं। ये सब कुछ इजिप्टियन मैथोलॉजी के मुताबिक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन रिवील होती है जब हमें यह पता लगता है कि कोंशू को असल में वहां से बिट्रे क्यों, मतलब वहां से बैनिश क्यों किया गया। हमें तो अभी तक यही पता लग रहा था कि उसको वहां से बैनिश किया है, मगर एक्चुअली अब हमें यहाँ पर इसकी रीजन जानने को मिलती है। यहाँ पर उसको इसलिए बैनिश किया जाता है क्योंकि कोंशू ने गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसको आप वहां पर जो कि इजिप्टियन मैथोलॉजी में है, उसको वहां पर उसने एक्सपोज करने की कोशिश की थी। वो वहां पर सबको बता रहा था कि जो ह्यूमैनिटी है इसको ये लोग जो है ना नजरअंदाज करने की कोशिश कर लें, इसलिए वहां पर सब लोगों ने वहां पर जितने भी जो एबरयानी के गॉड्स हैं उसने वहां पर कोंशू को वहां से बैनिश्ड कर दिया। यहां पर हमें ये इंफॉर्मेशन बताई जाती है। और उसके बाद हमें यहां पर सब एवाटार्स देखने को मिलते हैं। और यहां पर मैंने सब एवाटार्स की बात की, हमें यहां पर ऑफकोर्स आर्थर हेलो भी देखने को मिलता है जो कि एमिट का एवाटार है। और यहां पर आप इसको एक अदालत सा कह सकते हैं, हमें एक अदालत सी माहौल देखने को मिलती है जहां पर जो है सब एवाटार्स वो जज होते हैं और यहां पर मार्क स्पेक्टर और आर्थर हेलो दो मुलजिम बन के खड़े हुए होते हैं। यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगा। जब यहां पर मार्क स्पेक्टर बोल रहा होता है तो एक्चुअल में यहां पर मार्क स्पेक्टर नहीं बोलता, एक्चुअल में यहां पर कोंशू बोलता है मार्क स्पेक्टर की ही बॉडी से। हमें जो कन्वर्सेशन देखने को मिलती है सब एवाटार्स के दरमियान, वो असल में वो एवाटार्स नहीं बोल रहे होते, वो असल में उनके गॉड्स यानी कि अगर मैं यहां पर मार्क स्पेक्टर की बात करूं वहां पर कोंशू बोल रहा होता है मार्क स्पेक्टर की बॉडी से। अब यहां पर हमें जो मीटिंग देखने को मिलती है, मैं इसकी कंक्लूजन की तरफ आना चाहूंगा कि हमें पूरी मीटिंग में क्या देखने को मिला। हमें अनफॉर्चुनेटली ये देखने को मिलता है कि कैसे ऑर्थर हेरो किसी तरह से कन्विंस कर रहे थे बाकी एवाटार्स को। कोंशू यहां पर बिल्कुल गलत है, ये मार्क स्पेक्टर को जो डिजीज है यानी कि मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इसका फायदा उठा रहा है। और यहाँ पर ऑर्थर हेलो के खिलाफ उन सबके सामने ये लगता है कि कैसे ये एमिट को यहाँ पर आज़ाद करना चाह रहा है और किसी तरह से वो जो सब वहाँ पर एवाटार्स है किसी तरह से कन्विंस नहीं होते। और इन दी हैंड हमें ये देखने को मिलता है कि वो सब लोग ऑर्थर हेलो की ही साइड हो जाते हैं और वहाँ पर मार्क स्पेक्टर यानी कि कोंशू का कोई भी साथ नहीं देता। हमें जैसा कि पता है कि ऑर्थर हेलो का मेन मिशन है कि उस एमिट को वहाँ से आज़ाद कर देना, और बाकी एवाटार्स को जब वो मार्क स्पेक्टर यानी कि कोंशू बताता है कि वो बिल्कुल इसकी बात को बिलीव नहीं करते और वहां पर वो ऑर्थर हेलो को बेगुनाह करार दे देते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे वहां पर मार्क स्पेक्टर बिल्कुल पड़ा हुआ होता है और वहां पर एक और एवाटार आती है जिसको वो ये कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहां पर मार्क स्पेक्टर का मेन मिशन है उसकी लोकेशन फाइंड करना। हमें थ्रू आउट द एपिसोड यही देखने को मिल रहा है कि कैसे मार्क स्पेक्टर जो है उस एमिट के टॉम की लोकेशन फाइंड कर रहा है और उसके बाद उसको वहां पर वो एक आदमी का नाम बताती है कि तुम इस आदमी के पास चले जाओ, वहां से तुम्हें इस एमिट टॉम की लोकेशन पता लग जाएगी। उसके बाद हमें लाइला भी यहाँ पर देखने को मिलती है जब हम ये देखते हैं कि कैसे लाइला मार्क स्पेक्टर को ज्वाइन करती है। और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कन्वर्सेशन भी देखने को मिलती है इन दोनों के दरमियान, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को इस बात का पता होगा कि कैसे लाइला एक्स वाइफ है मार्क स्पेक्टर की। और यहाँ पर उसके बाद मार्क स्पेक्टर और लाइला उस आदमी के पास जाते हैं जिसको उस जो एवाटार होती है उसने लोकेशन बताई होती है, तुम इसके पास चले जाओ। और वो वहाँ पर आदमी होता है एंटोन मोरगेट। और यहाँ पर इस कैरेक्टर को जिस एक्टर ने प्ले किया है गैस्पर्ड यूलियल, ये अनफॉर्चुनेटली इन वाले एक्टर की प्रीवियसली डेथ हुई है। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही महीना हुआ होगा
तो ऐसे ये भी काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, इनकी सीरीज़ आने वाली तो इससे पहले ही इसे हमें एक्टर की डेथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मार्क स्पेक्टर और लाइला एंटोन मोर्गार्ड के पास जाते हैं, मोर्गार्ड के पास। यहाँ पर मैं इस करैक्टर की बात करूँ ना, इस करैक्टर का नाम मशहूर है मिडनाइट मैन की तरफ से। अब यहाँ पर मिडनाइट क्यों कहते हैं? मिडनाइट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आदमी है ना, ये है एक आर्ट कलेक्टर थीफ, यानी कि जो आर्ट की चीज़ें हो जो इजिप्शियन मैथोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, ये इनको चुराता है। और किस वक्त चुराता है? मिडनाइट के दौरान। ये यस, इसलिए इसको यहाँ पर मिडनाइट कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर मार्क स्पेक्टर और लाइला एंटन के पास जाते हैं, और वहाँ पर वो इसलिए उनके पास जाते हैं क्योंकि उसके पास वहाँ पर एक आप उसको यहाँ पर जिसको हम ताबूत कहते हैं इजिप्शियन मैथोलॉजी में, इसलिए उसके पास जाते हैं। और वहाँ पर उसके अंदर लोकेशंस होती हैं जिससे इन लोगों को एमिट के टॉम्ब्स का पता लग जाए। तो यस, यहाँ पर ये इनका मेन मिशन होता है, लाइला और मार्क स्पेक्टर का कैसे उसके पास पहुँच जाना और वहाँ से उन लोकेशंस को फाइंड करना। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर एक लोकेशंस का काफ़ी ज़्यादा उसको कहते हैं ना कंफ्यूजन सी होती है, क्योंकि जो मार्क स्पेक्टर है वो सिर्फ कहते हैं ना मोर्टल कॉम्बैट जैसा है, उसको इजिप्शियन मैथोलॉजी का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और वहाँ पर उन लोगों को किसी तरह से वो वाली चीज़ों को इनक्रिप्ट करना होता है ताकि वो लोकेशंस को फाइंड कर सके। और वहाँ पर हम सबको पता है कि इजिप्शियन मैथोलॉजी का नॉलेज किसे है? स्टीवन ग्रांट को। तो यस, यहाँ पर स्टीवन ग्रांट जो है बार बार उसे कहता है कि तुम मुझे मतलब अपनी बॉडी मुझे जो अपनी बॉडी वापस दे दो। और मार्क स्पेक्टर ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है अगर उसने एक दफ़ा दे दिया तो ये दोबारा से इसको बॉडी नहीं मिलेगी जो उसने काफ़ी मुश्किल से प्रीवियस एपिसोड में हासिल की थी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे उसको वो मतलब मिरर की वजह से बता रहा होता है कि तुम ऐसे करो, क्योंकि स्टीवन नाइट को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कैसे एंटन मोर्गार्ड को शक होने लगता है, भाई ये लोग और किसी काम से यहाँ पर आए हैं। और वहाँ पर ऑर्थर हेलो की भी एंट्री हो जाती है क्योंकि वो से भी वही वाली चीज़ें चाहिए होती हैं जिसके लिए मार्क स्पेक्टर और लाइला आए होते हैं। और यहाँ पर हमें उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन देखने को मिलता है जब हम ये देखते हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कैसे मार्क स्पेक्टर मून नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे मैं चाहता था ये उसको कन्वर्ट तो होता हुआ दिखाते ना, मगर यस चलो फिर भी हमें एपिसोड में इतना कुछ देखने को मिल रहा है, इतना तो चलता है। हमें यहाँ पर काफ़ी एपिक एक्शन सीन देखने को मिलता है। और बाय गॉड इतना कोई कूल हमें यहाँ पर मून नाइट की जो फाइटिंग देखने को मिली है, वो जिस स्पीड में वहाँ से उनको पंचेस लगा रहा होता है, मतलब जिस वे में उनको मतलब मार रहा होता है, और जो कहते हैं ना रियलिस्टिक लगता है मून नाइट जो फाइट कर रहा होता है। ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की अच्छी लगी। इन लोगों ने जो मून नाइट के फाइट सीक्वेंस इनको काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगा। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ लगी कि मून नाइट किस एक्शन सीन्स में मार रहा होता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे मून नाइट जब फाइट कर रहा होता है, बार बार स्टीवन ग्रांट उसको बीच में आके इंटरप्ट कर रहा होता है कि मुझे तुम हासिल करने दो, मुझे तुम अपनी बॉडी दे दो। और वहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे स्टीवन ग्रांट अपनी जो है बॉडी हासिल वापस कर रहता है और वो वहाँ पर दोबारा से बन जाता है मिस्टर नाइट में। यस, हमें दोबारा से मिस्टर नाइट का रिटर्न देखने को मिल गया, जिसको मैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है मिस कर रहा था इस वाले कैरेक्टर को, जिसको हमने प्रीवियस एपिसोड में भी देखा था। और यहाँ पर ये वाला सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा पूरे एपिसोड में इंटरटेनिंग लगा कि जब मून नाइट मिस्टर नाइट में कन्वर्ट हो जाता है, हम सब जानते हैं वो इतना ज़्यादा मोर्टल कॉम्बैट उसको नहीं आता मून नाइट के चलते, और वहाँ पर वो दोबारा से मतलब हल्का पड़ना शुरू हो जाता है। जब हम ये देखते हैं जो एनिमीज है उसको वहाँ पर मारना शुरू हो जाता है, एकदम से फिर से मून नाइट को कहता है अपनी बॉडी तुम वापस ही ले लो। तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एक जो है अच्छा सीन लगा। और मिस्टर नाइट के ना यही यहाँ पर इन लोगों ने इस कैरेक्टर को मेरे ख्याल से इसलिए रखा है थोड़ा सा फनी वे में, थोड़ा सा इंटरटेनिंग बनाने में। तो ये यहाँ पर हमने ये देखता है कि कैसे मून नाइट मिस्टर नाइट में कन्वर्ट हो गया, फिर मिस्टर नाइट दोबारा से मून नाइट में हो गया। ये मुझे एक चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी कि इन लोगों ने ना मून नाइट को थोड़ा सा यहाँ पर वीक दिखाने की कोशिश की। जब हम ये देखते हैं कि कैसे जब मून नाइट एनिमीज का मुकाबला कर रहा होता है तो मून नाइट को भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है कहते हैं ना मतलब मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी सी चीज़ लगी, क्योंकि बिल्कुल 100% तो नहीं दिखा सकते थे, एनिमीज़ को भी कहीं से कहीं स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है। इन दी एंड हम ये देखते हैं कि कैसे मून नाइट और लाइला कामयाब हो जाते हैं उन एनिमीज़ को मारने में। वो वहाँ पर एंटन मोर्गार्ड को भी वो वहाँ पर मार देते हैं और किसी तरह से वो वहाँ से बचने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे जब वो लोग वो पीस जो है जो जिसलिए जो उनका मेन मिशन था, जिसलिए वो लोग वहाँ पर आए थे, उस कपड़े की मदद से उन लोगों को एमिट के टॉप की लोकेशन फाइंड कर लें, वो वाला कपड़ा उन लोगों को फाइनली मिल जाता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब वो दोनों वहाँ से उसको इंक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि हमें प्रीवियस सिचुएशन देखने को मिलती है, मार्क स्पेक्टर को इन सब के बारे में यानी कि इजिप्शियन मैथोलॉजी के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और वहाँ पर कॉन्शु भी उसको ये कहता है कि भाई तुमने एक दफ़ा अगर स्टीवन नाइट को अपनी बॉडी दे दी ना, वो तुम्हें वापस करेगा ही नहीं। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कैसे मार्क स्पेक्टर राजी हो जाता है स्टीवन नाइट को अपनी बॉडी मतलब उसको देने में, क्योंकि किसी तरह से वो बार इनको इंक्रिप्ट करना होता है ना, लोकेशंस फाइंड करनी होती है। यहाँ पर जब हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है ना मार्क स्पेक्टर टू स्टीवन ग्रांट, हम देखते हैं कि कैसा वो एकदम से यहाँ पर किसी चीज़ वो कपड़ा लेके पड़ा होता है और एकदम से हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है। और ट्रांजिशन कैसे पता लगता है? क्योंकि उसकी वॉइस में चेंज आ जाता है। आप लोगों को पता होगा मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट के एक्सेंट में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। और यार मतलब
किसी वजह से ना इन एक्टर का नाम ऑस्कर इज़ाक है, मतलब ऑस्कर जैसी ही इन्होंने एक्टिंग की है। कितने अच्छे वे में इन्होंने ना दोनों कैरेक्टर्स को प्ले किया, चाहे वो स्टीवन ग्रैंट हो चाहे वो मार्क स्पेक्टर हो। दोनों वे में ना मुझे वैसे स्टीवन ग्रैंट का इन्होंने जिस तरह की एक्टिंग है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, सुपर एक्टिंग है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि कैसे कोंशू एक ट्रिक को इस्तेमाल करता है। 2000 साल पहले पास्ट में वो चला जाता है, मतलब चला नहीं जाता, स्काई को कन्वर्ट करता है। क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, उन लोगों का अभी भी थ्रू आउट द वो पूरा एपिसोड यही कर रहे हैं, किसी तरह से उस टॉम्ब की लोकेशन को फाइंड कर लेना। और मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था, वो जितनी मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं, इजिप्ट को पूरा ढूंढ ही लें, उन लोगों को खुद ही वो वाला टॉम्ब मिल जाएगा। क्योंकि ऑर्थर हेलो के बंदे तो अभी भी उसको खोदने में लगे हुए हैं ना, तो उनको वहाँ से भी तो मिल सकता है। मगर छोड़ो, मगर खैर वो एक अलग ही बात है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे कोंशू 2000 साल पहले वाली एक ट्रिक अपनाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे कोंशू स्टीवन ग्लैंट की मदद से, क्योंकि याद रहे अब हमें स्टीवन ग्लैंट देखने को मिल रहा है, ना कि मार्क स्पेक्टर। स्टीवन ग्लैंट की मदद से नाइट का जो स्काई होता है उसको 2000 पहले लिवर्ट कर देता है, यानी कि उसको पास पीछे ले जाता है। हमें काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना अच्छा सीन देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा से कहते हैं ना ब्राइटनेस वाला कलरफुल सीन देखने को मिलता है कि कैसे कोंशू स्टीवन ग्रैंट की मदद से स्काई जो है 2000 पहले ले जाता है। और वहाँ पर उनका ये मिशन होता है, और यहाँ पर वो लोग इसलिए कामयाब भी हो जाते हैं। वो यहाँ पर इसलिए करते हैं ताकि उनको लोकेशंस पता लग जाए एमिट के टॉम्ब की, और वहाँ पर लायला जो है वो वाली इंफॉर्मेशन उसको डिकोड करने में कामयाब हो जाती है। मगर यहाँ पर एक मसला आ जाता है कि कोंशू यहाँ पर कामयाब तो हो जाता है लोकेशंस फाइंड करने में, उनको एमिट की टॉम्ब की लोकेशन मिल तो जाती है। मगर वहाँ पर वो ये सब कुछ करने से पहले स्टीवन ग्रैंट को ये कहता है कि ये हम कर तो लेंगे बट देयर इज़ अ हैवी प्राइस टू पे। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे उस सब को करने के बाद कोंशू वहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से जो है मिट जाता है, मतलब कहते हैं ना उसको वहाँ से बिल्कुल इरेज हो जाता है। जाते जाते वो स्टीवन ग्रैंट को ये कहता है कि वो लोग यानी कि जो बाकी जो गॉड्स हैं मुझे वहाँ पर इम्प्रिजन करने लगे हैं, कैद करने लगे हैं, और तुम स्टीवन ग्रैंट से कहना मुझे वहाँ से फ्री करे। और उसके बाद हम ये देखते हैं दूसरी तरफ पैरेलल साइड में ये हो रहा होता है, जो बाकी गॉड्स हैं जो कि मैं प्रीवियस मीटिंग में भी देखने को मिले थे, वो एक जो है ट्रिक वहाँ पर वो एक चीज़ कर रहे होते हैं, यानी कि कोंशू को वहाँ पर इम्प्रिजन करने की। और वो वहाँ पर इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि कोंशू ने वहाँ पर एक रूल तोड़ा होता है, स्काई को जो 2000 साल पहले ले गया होता है वहाँ पर वो अलाउ नहीं होता कोंशू को करना, मगर कोंशू वो वहाँ पर फिर भी कर देता है। इसलिए हमें ये वाली चीज़ वहाँ पर देखने को मिलती है। और वहाँ पर हम यही देखते हैं कि कैसे डिफरेंट जो वहाँ पर एवाटार्स हैं, वो यानी गॉड्स जो एवाटार्स आप उसको कहते हैं, वो वहाँ पर कोंशू को एक चीज़ के अंदर कैद कर लेते हैं। तो यस यहाँ पर हमें ये वाली चीज़ देखने को मिल गई। और इससे एक चीज़ क्या साबित होती है, इससे ये चीज़ ये साबित होती है कि जो डिफरेंट एवाटार्स हैं, जो डिफरेंट गॉड्स हैं, वो सारे के सारे ऑर्थर हेलो के साथ मिले हुए हैं, वो भी ऑर्थर हेलो के ही साथ है। वो भी यही चाहते हैं कि एमिट जो है वहाँ से आज़ाद हो जाए, इसलिए वो एक तरह से जो है कोंशू की मदद नहीं कर ले। मदद क्या, उन्होंने तो इसको वहाँ पर बिल्कुल इम्प्रिजन ही कर लिया है। जब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे वो कोंशू के उसाबती, जिसको आप कह सकते हैं इजिप्टियन मैथोलॉजी में एक जो एक छोटी सी चीज़ होती है, उसको वहाँ पर कोंशू को उसके अंदर वो लोग कैद करके रख लेते हैं। और उसके बाद शो की एंडिंग में हम ये देखते हैं, हमें वहाँ पर ऑर्थर हेलो आता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर ना ऑर्थर हेलो का डायलॉग, ऑर्थर हेलो की जो लाइन्स है, ऑर्थर हेलो यहाँ पर ये बोलता है जो मेरा अभी तक सबसे बड़ा सिन था ना, यानी कि गुनाह था, वो ये था डीलिंग आउट पेन। और यहाँ पर मतलब वो यही कहना चाह रहा होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ऑर्थर हेलो पहले कोंशू का एवाटार हुआ करता था, अब वो एमिट का है। यहाँ पर वो इसलिए कहता है, और वहाँ पर ऑर्थर हेलो ये कहता है कि अब तो तुम इम्प्रिजन हो चुके, ना तो अब तुम कुछ कर सकते हो, ना तो अब तुम मार्क स्पेक्टर को कंट्रोल कर सकते हो। आई एम गोइंग टू डू व्हाट यू कुड नॉट। और यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि ऑर्थर हेलो उसको फिर, और यहाँ पर ऑर्थर हेलो उसके बाद उसको ये भी कहता है, और उसके बाद ऑर्थर हेलो उसको ये भी कहता है, मैं चाहता हूँ तुम एक चीज़ याद रखो, ये जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ ना एमिट को फ्री करने में, तुमने मुझे मजबूर किया है ये सब कुछ को करने में। बस हमें यहाँ पर ये सब कुछ चीजें इस एपिसोड में देखने को मिलती है। थ्रू आउट द एपिसोड हम यही देखते हैं कि कैसे मार्क स्पेक्टर यानी कि स्टीवन ग्रैंट और लायला ने एमिट के टॉम्ब की लोकेशन तो फाइंड कर रही है, मगर उसके लिए कोंशू को उन लोगों ने वहाँ से, मतलब जो डिफरेंट गॉड्स हैं, कोंशू को उन्होंने वहाँ पर ट्रैप कर दिया है एक चीज़ के अंदर। तो ये अब देखना काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है कि अब मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रैंट का अगला मिशन क्या होगा। क्योंकि अब जैसा कि हमें पता है, जो वो मार्क स्पेक्टर जो सब कुछ कर रहा था वो कोंशू की ही मदद से कर रहा था, और अब तो कोंशू भी नहीं है, तो वो अब अपने मिशन को कैसे कंटिन्यू रखेंगे। ऑर्थर हेलो को एमिट का टॉम्ब मिल गया है, वहाँ से वो एमिट को फ्री करने में कामयाब होगा या नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओवरऑल एपिसोड की बात करूँ तो कुछ यहाँ पर बताने की जरूरत है नहीं, एक ट्रूमेंडस एपिक एपिसोड था, हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिली। हाँ, बीच में आप कह सकते हैं थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मगर अगर आप लोग पक्के वाले एमसीयू के फैंस हैं तो आप लोगों को ये भी नहीं लगेगा। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा एपिसोड था। तो सही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे मोस्ट प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट वीडियो।